हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक छोटे राज्य से साम्राज्य कैसे बने थे और हमने उसमें भी विशेष तौर पर अशोक के साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था। जो भी बेसिक था वो सब हमने कर लिया है। और आज का हमारा अगला टॉपिक है गांव, शहर और व्यापार। हम देखेंगे कि गांव कैसे होते थे उस समय पर, शहर कैसे थे, व्यापार लोग कैसे करते थे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हम अपने डेली रूटीन की बात करें तो जो लोहा है वो हमारी आज की ज़िंदगी का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। ऐसा है कि हम रोज़ ही किसी न किसी प्रकार से लोहे का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना हो काम पर या कहीं भी, हम जिस भी गाड़ी पर, जिस भी व्हीकल से जाते हैं उसमें भी लोहे का प्रयोग होता है। और आजकल हम कहीं भी देख लें, किसी भी प्रकार से मशीनों का उपयोग होने लगा। और मशीनें किससे बनी हैं? लोहे से बनी है। तो अगर हम बात करें उस समय की, मतलब लोहा कब स्टार्ट हुआ था, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ये हम लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि लोहे के औजार और लोहे के जो हमें एविडेंस मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो लगभग करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों और फाल आदि शामिल हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो आज भी हम लोहे की मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया और कुल्हाड़ियाँ, जो भी होता है। अगर कृषि की हम देखें, कृषि के क्षेत्र में तो आज भी लोहे का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जहाँ पर जो उस समय पर यूज़ किए जाते थे ये सारे। लेकिन ये हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। तो देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम कौन से थे उस समय? एक तो लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उसके अलावा ऐसा क्या हुआ था कि कृषि का जो उत्पादन वो बढ़ने लगा था। सिंचाई के जो थे साधन, या सिंचाई अच्छे से होने लग गई थी। जैसे समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। तो देखिए, उस समय पर साम्राज्य और राज्य में क्या होता था कि राजा जो होते थे वो कृषि लोगों से कर लेते थे, कर वसूलते थे। अगर उनका उत्पादन जितना ज़्यादा होता था वो उतना ज़्यादा कर लगाते थे। और अगर वो कर से ही उनकी जो आमदनी होती थी फिर वो सेना को देते थे। ये हमने पहले भी किया है कि कैसे उन्होंने अधिकारियों को रखना, वेतन पर रखना शुरू किया। और ऐसे उनको सैलरी देने के लिए उन्हें संसाधनों की ज़रूरत होती थी, पैसे की ज़रूरत होती थी, धन की। तो वो लोग क्या करने लगे, उन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया। और कर उन्होंने हर एक क्षेत्र में लगाया था, जैसे कलाकारों पर भी लगाया था, हाँ, जो भी लोग व्यापारी होते थे उन पर लगाया था, और भी बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते थे सभी पर किसी न किसी प्रकार से कर लगा दिया गया था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, जैसे ट्रांसप्लांटिंग की गई थी, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। देखिए, इस चार्ट में हमें क्या है, जो सिंचाई से परिवर्तन आए हैं, ठीक है, उनमें हमें ये जो ऊपर 4 वाक्य दिए गए हैं ये हमें सही वाक्य देखकर इनमें से हमें ये नीचे खाली स्थानों पर भरने हैं। तो देखिए, पहला है, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। फिर उन्होंने लिखा है कि वे किसानों से कर लेते थे। तो अब तीसरा क्या हुआ था, फिर किसानों से कर लेते थे तो क्या करना था, फिर उन्होंने लोगों द्वारा फिर परिश्रम किया गया था, मेहनत की लोगों ने। फिर यह सिंचाई से ही संभव था। अगर उन्होंने कर बढ़ाना था तो ऐसा तो था नहीं कि लोग अगर सिर्फ मेहनत करते रहें तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे सिंचाई हो गया या कुछ भी हमें औजारों की ज़रूरत है, वो चाहिए होते थे किसानों को। तो फिर उन्होंने क्या, किसानों को लाभ मिला और अब उनके उत्पादन की अनिश्चितता जो कम हो गई
गई थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, इसलिए राजाओं ने फिर सिंचाई की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, जैसे नहरें, कुएं, कृत्रिम जलाशय बनाने शुरू कर दिए थे, तालाब बनाए थे सिंचाई करने के लिए। ठीक है, गांव में उस समय कौन रहते थे? अगर हम उस समय की बात करें, हम ये इतिहास की बात करें तो हम ये 2-3 हज़ार 2500 साल पहले की बात करेंगे, जब उससे थोड़ा आगे आज से 1500-2000 साल पहले की बातें हो रही हैं। ये सब गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अभी हमें ये ध्यान से याद रखना है कि 3 तरह के लोग कौन थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास भूमिहीन जो होते हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं होती थी, उन्हें दास या कड़ैसियार और अदमिये कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यहाँ पर आनुवंशिक प्रणाली चलती थी। आनुवंशिक प्रणाली क्या होती है? जब एक व्यक्ति कोई भी रूल करता है तो उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चलता रहता है उन्हें आनुवंशिक बोलते हैं। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास ज़्यादा जमीन होती थी। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो देखिए, जो भूस्वामी होते थे वो ज़्यादा, एक तरह से उनका प्रभाव ज़्यादा होता था, तो राजा उन्हें एक जिम्मेदारी दे देते थे कि आपने लोगों से कर वसूलना है। वे न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। उनको अभी देखिए, उनके पास अगर ज़मीन ज़्यादा थी तो उन्हें काम और भी दिए जाते थे, जैसे उन्हें कर इकट्ठा करने के लिए बोला जाता था, कभी कभी पुलिस का काम भी कह देते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। बड़ों को तो भूस्वामी होते थे, उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था, और जो छोटे होते थे किसान, उन्हें गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास होते थे, कर्मकार, और जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने से उन्हें क्या मिलता था? फिर पैसा मिलता था। उन्हें उनकी रोजी रोटी का एक साधन था दूसरों की जमीन पर काम करना। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी होते थे। तो ये सब क्या था? गांव की बात हो रही कि गांव में उस समय ऐसे ऐसे लोग रहते थे, उनको ये बोला जाता था ऐसे। तो आगे देखिए, प्राचीनतम तमिल रचनाएं हैं कुछ, यहाँ पर हम वो देखते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं, जो तमिल की है, जो आज का तमिलनाडु जो हमारा एक स्टेट है, उससे ही कुछ रचनाएं मिली हैं, जैसे प्राचीन तमिल रचनाएं। इनको क्या बोला जाता है? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए क्यों कहा जाता था? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो देखिए, सिक्के उस वक्त सिक्के कैसे थे? पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। इनका चित्र ये देखिए नीचे दिखाया गया। ऐसे सिक्के थे उस समय पर जो चलते थे, और इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन पर विभिन्न आकृतियां बनी होती थी। जैसे ये देखिए, अलग अलग तरह के ये जानवरों के, उस समय पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जानवरों के चित्र मिलते थे, या फिर जो उनकी कला थी वो चित्र मिलते थे। मोस्टली देखा जाए तो जानवर, एनिमल्स ही बने होते थे, उनकी मुहरों पर बने होते थे, सिक्कों पर ऐसे। ठीक है, आहत सिक्के देखिए कैसे होते हैं, उनकी परिभाषा दी हुई है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये देखिए, ये टेढ़ा मेढ़ा सा सिक्का है, ये प्रॉपर गोल नहीं है,
कि इसको अगर देखा जाए प्रॉपर गोल है या चौरस है, ये आधा टेढ़ा मेढ़ा है ये सिक्के, इन्हें आहत सिक्के बोले जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ था बल्कि कुछ चिन्ह ठप्पे की तरह से बनाए जाते थे। जैसे हम बात की है हमने मोहरों की, मोहरों का जो ठप्पा लगाते थे वो ही इन सिक्कों पर भी किसी प्रकार के ठप्पे से वो चित्र बनाए जाते थे और इन चित्रों से ही इनका मूल्य तय होता था। जैसे आज के समय पर हम बात करें तो आज हम सिक्के पर उसका मूल्य देखकर हम बता सकते हैं कि ये 10 रुपये का सिक्का है, ये 50 रुपये का नोट है, ये 500 का नोट है। लेकिन उस समय इन जानवरों की कीमत सोचिए, इससे ये भी एक कंसेप्ट निकलता है कि हो सकता है कि उस समय पर जानवरों की कुछ कीमत रहती हो कि अगर इस जानवर का चित्र बना है तो ये इतना, मतलब ये सस्ती चीज़ है या ये इसका मूल्य कम है या इसका ज़्यादा है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट निकालने की कोशिश करिएगा कि हमें क्या क्या उस समय और आज के समय में हमें क्या और कैसे जो भी चेंजेस है वो कैसे मिलते हैं। देखिए, संगम साहित्य की एक छोटी सी ये कविता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो देखिए, इस कविता में भी क्या बात हुई है, खेत की बात की गई है, धान की, नमक की और जानवरों की बात की गई है, और भी बहुत जो भी उस समय पर जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी, जो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उनके बारे में ही ज़्यादा बात हमें देखने को मिलेगी इस टॉपिक में। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, ये इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है। नगर, उस समय पर नगर कैसे होते थे, अनेक गतिविधियों के केंद्र। हमें इसके जो भी हेडिंग है उससे पता चलता है, अनेक मतलब बहुत प्रकार की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ होती थी जो उनके केंद्र थे नगर। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं नगर, आज के हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नगर हम किन्हें बोलते हैं, जहाँ पर हर एक तरह की सर्विस हो, जहाँ पर काम आसानी से मिल जाए या कुछ भी, है ना। एक होता है जो एरिया जैसे गांव में सर्विस कम होती है या कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती, लेकिन कुछ होते हैं जो सिर्फ नगरों में, जैसे कोचिंग सेंटर गांव में अभी नहीं होते हैं, लेकिन अगर नगरों में या हम शहरों में देखें तो वहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं। ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ पर एक नगर की बात की गई है, जैसे जो भी नगर होते थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये भी एक प्रकार के नगर थे, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। उस समय हमने देखा था जो नगर होते थे उनकी क्या होती थी, किलेबंदी, चार तरफ, और एक मेन गेट रखा जाता था। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। नगरों से ही कृषि का विकास होना आरंभ हुआ था, ये हमने देखा है। जब हमने पीछे देखा था अपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के नगरों के बारे में, मथुरा में प्रशस्त्र खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। यहाँ पर अभिलेख की बात की गई है, पर यह संशोधित अभिलेख है जो स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो हमें अभिलेख मिले हैं उनमें क्या है, उनमें हमें वो जानकारी मिलती है कि जिन स्त्री पुरुषों ने जितना दान किया है मंदिरों के लिए या किसी के, प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। जैसे मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो आगे देखिए, शिल्प तथा शिल्पकार, जिसे हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं। जो आर्टिस्ट होते थे वो कैसे थे। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं।
ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। कुछ कुछ एविडेंस जो हमें मिले हैं, वहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो बहुत पतले और सुंदर बर्तन थे। उस समय उत्तरी काले चमकीले पात्र उन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये उत्तरी उपमहाद्वीप में ज़्यादा मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे, जिन्हें अलग अलग क्लासेस होती हैं, जो कैटेगरी क्लासेस श्रेणियों, उनमें वो बंटने लगे थे लोग। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों का क्या था काम? व्यापारियों का काम क्या था? व्यापार का संचालन करना। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जो व्यापार करते थे। जैसे जो होते थे शिल्पकार, वो उन्होंने एक जगह पर कुछ बनाया, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए, कुछ भी बना दिया, तो व्यापारी क्या करते थे? उन्हें वहां से उठाकर शहरों में या अलग अलग जगह में बेचने जाते थे। तो ऐसे अपना वो व्यापार करते थे। जहां लोग पैसे जमा रखते थे उन व्यापारियों के पास, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले कुल लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। लोग जो भी उन्हें इनकम होती थी उनसे दान करते थे, या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में रख लेते थे। सूत कातने और बुनने के नियम। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी लिखा होता है ना ऐसे किसी भी कलरफुल बॉक्स में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ स्टोरी दी होती है जिससे हमें याद करना, जो हमें किसी भी चीज़ को याद रखना आसान हो जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र हमने देखी थी, चाणक्य कौटिल्य की एक किताब थी, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें ये नियम उनके हैं अर्थशास्त्र के। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। इसमें वो सारा कुछ लिखा उस समय पर कैसे किसी की गाइडेंस में काम किया जाता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ये हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है कि उस समय औरतों का महत्व बढ़ रहा था, कि औरतों को भी काम में लगाया जाने लगा था। ऐसा जैसे आज हम फैक्ट्री कह सकते हैं, तो उस समय शिल्पकारों के काम में उन्हें लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी। तो देखिए, उस समय ऐसा नहीं था कि औरत को पूरी तरह आज़ादी मिल गई थी, वो कहीं भी जाकर काम कर सकती थी। नहीं, वो क्या करती थी, जो औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो वो क्या करती थी, अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल अपने घर पर मंगवा सकती थी, और फिर वो तैयार माल को तैयार करके फिर उन्हें व्यापारियों के पास भेज देती थी। उस समय ऐसे सिस्टम चलता था। जो औरतें कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था सुबह के टाइम, जहां उन्हें परिश्रम मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है कि औरत को किसी बुरी नज़र से ऐसे नहीं देख सकते। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो देखिए, ये हमें उनके सजा भी बताई हुई है कि ऐसी सजा मिलती थी। अगर उनका काम पूरा नहीं होता था समय पर, तो उनका अंगूठा काट दिया जाता था, या फिर उनकी सैलरी कम मिलती थी, या उनका जुर्माना लगता था। तो ऐसा हमें अर्थशास्त्र से मिला है, ये हमें मिला है। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, ये हम पहले देख लेते क्या है। ये मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। ये ऐसे कुछ मिट्टी के बर्तनों के एविडेंस मिले हैं जहां पर ब्राह्मी लिपि मिली है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो देखिए, लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था।
यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। या ईंटें बनाकर एक ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो गोदाम रहा हो। ऐसा माना जाता हो सकता है कि उस समय गोदाम हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें क्या होता था, शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं। जैसे आज के समय कढ़ाई होती है ना, ऐसे उसके लगे होते हैं पकड़ने के लिए। वैसे ही जो बर्तन हमें मिले हैं उन पर भी ऐसे हत्थे लगे हुए मिले हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अलग अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं, चमकदार भी मिले हैं, मिट्टी के भी मिले हैं, जो कढ़ाई टाइप बने जिनके हत्थे लगे हैं वो भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन के पात्र नाम से जाना जाता है। इन पर इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इन बर्तनों को गिल्ली और चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, परंतु वे बनाए कहाँ जाते थे, भारत में ही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। वहाँ पर जब कपड़ा रंगा जाता था तो वहाँ पर कुंड मिले हुए थे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं कि ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे या और भी जो रंगाई की जाती थी उनके लिए कुंड बने होते थे। तो ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं। यहाँ एक और देख लेते हैं कहानी। यह है बेरिगाजा की कहानी। भरूच नाम का एक यूनानी था, उसकी कहानी है। बेरिगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवस्थायी मछुआरे की यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरिगाजा में क्या होता था, शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। आता क्या था, शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के। और क्या जाता था भारत से, जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, जैसे हम कच्चा माल बोल सकते वो जाता था और तैयार माल निर्यात होता था, आयात होता था सॉरी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें क्या होता था, चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ऐसे उपहार थे उस समय पर। लगभग 2500-2000 साल पहले की बात करें तो। व्यापार और व्यापारी कैसे होते थे उस समय पर। हमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ लिया। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों में हमें मिलते हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि ये बर्तन वहाँ कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से बुलाते थे काली मिर्च को। अगर हम थोड़ी सी उसके बाद की बात करें, अगर हम 15वीं-16वीं सदी की बात करें, 18वीं सदी की बात करें, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में क्या करने आई थी, मसालों का व्यापार करने। तो इसी प्रकार से उस समय पर भी क्या होता था, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में, रोम जो कंट्रीज थी उनमें इतनी डिमांड थी कि इसको, जो काली मिर्च थी उसको काला सोना बोला जाता था। यहाँ तक कि वो सोना चांदी लेकर यहाँ आते थे व्यापार करने, काली मिर्च मसालों का व्यापार करने के लिए, और समुद्री जहाज़ों के जरिए आते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा जो भी व्यापार चल रहा था, ट्रेड था, वो बढ़िया चल रहा था। इसी प्रकार से वो जब भी उन्हें मसाले लेने होते थे वो अपना धन लेकर, सिक्के लेकर, सोना चांदी लेकर यहाँ भारत में आते थे और यहाँ से मसाले लेकर जाते थे। व्यापार से जुड़ी एक कविता दी है, इसे भी हम रीड कर लेते हैं कविता को।
व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन किया गया। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो दोस्तों ये जिस क्षेत्र में हमें क्या मिलता था उस समय पर, जैसे हिमालय से रत्न और सोना मिलता था, ऐसे दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर से मोती, पूर्वी सागर से मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, इस प्रकार जो भी क्षेत्र, ये एक कविता दी है उन्हें इसे याद रखने का भी एक तरीका है। और ये कविता हमें जो भी पुरातन जो भी अभिलेख हैं, जब कोई भी ग्रंथ है कुछ भी, उनमें हमें ये कविता मिलती है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक होते, नाव चलाते थे, जो मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जब उन्हें पता था कि अब मानसूनी हवा इस तरफ, बहाव अब पानी का इस तरफ होगा, तो वो अपनी नाव इस तरफ चलाकर फायदा ले लेते थे, क्योंकि उन्हें नाव चलाने में फिर कम जोर लगाना पड़ता था, वो जल्दी पहुंच जाते थे। तो इसी प्रकार जो भी व्यापारी थे, जहाँ नाविक थे, वो मानसून का अंदाजा लगाकर ही चलते थे व्यापार करने के लिए। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत निर्माण जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ऐसा तो है नहीं, अगर इतनी लंबी यात्रा करनी हो तो कोई भी ऐसा जहाज़ बनाया एक और निकल पड़े यात्रा करने के लिए, नहीं, वहाँ पर बड़े मजबूत जहाज़ों का प्रयोग होता था कि इतने बड़े समुद्र में हमें जाना है व्यापार करने के लिए। समुद्र तटों से जो राज्य लगे होते थे उनके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। अभी आज की अगर हम बात करें, जो ये देखिए इंडिया हमारा, तो ये भारत है ना, जो वो दक्षिण जो तटीय कोस्टल एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, जो दक्षिण भाग है ये तटीय प्रदेश है। देखिए यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं जो हमारे ये तट से लगती हैं, समुद्र से जिनकी बाउंड्री टच होती है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो कावेरी नदी है उसके जो भी मैदान बनाती है वो ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति बढ़ने लगी थी। संगम कविताओं में मोमिनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मोमिनदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए होता है। कौन कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों के परिवार के जो शासक होते थे उन्हें मोमिनदार, जहाँ तीन मुखिया कहा जाता था। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं ने के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में होता था और दूसरा जो भारत के अंदरूनी हिस्से में होता था। ये मुखिया लोग नियमित कर के बजाय उपहारों की ये मांग करते थे। एक चोलों का पतन पुहार कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै में था। तो ये कुछ क्षेत्र बताए गए हैं कि ये जो चोल, चेर तथा पांड्य होते थे इनकी दो दो राजधानियाँ होती थी। एक तो होता था जो समुद्र के साथ जो भी एरिया लगता था उसमें, और दूसरा होता था जो भी राज्य था जो देश के भीतर, उपमहाद्वीप के भीतर में होता था। ये उपहार मांगते थे, है ना, लोगों से। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते, बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े, ये सारा सामान दिया करते थे। उनके प्रशंसा में एक कविता लिखी हुई है। इसके लगभग 200 वर्षों के पश्चात पश्चिम भारत
में सातवाहन नामक राजवंश का एक प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। जो चेर, चोल और पांड्य थे, जो उनका जब प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा तो फिर सातवाहनों का प्रभाव बढ़ने लगा था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ये सब हम जो भी राजा जिसका जो भी शासन था, ये सब हम हिस्ट्री में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम थोड़ा ऊपर ऊपर से बेसिक कर लेते हैं। इसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है कि एक औरत थी गौतमी बलश्री, उसने अभिलेख दिया था, तो उससे हमें उसके पुत्र के बारे में पता चलता है, जो कि सातवाहनों का एक राजवंश नाम का जो भी था शासक था। अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। जो भी रास्ता दक्षिण की ओर जाता है उसे दक्षिणा पथ कहते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी हुई थी। ये हमारा बेसिक सा हो गया। जो भी होता था समुद्री तट के साथ जो राज्य लगे होते थे, जो समुद्र के साथ राज्य लगते थे, उनके बारे में। तो आगे देखिए, हम रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। रेशम जिसे सिल्क रूट कहा जाता है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरे जो होते थे उनके आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो देखिए, कुछ शासक थे, उन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा करना अपना जरूरी समझा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां से जो भी व्यापारी लोग जाएंगे उनसे हमें कर मिलेगा, हमें उपहार मिलेंगे, तोहफे मिलेंगे। तो वो ऐसा लेते थे उनसे, जो भी उपहार, तोहफे, कर। लेकिन उसके बदले में जब कोई भी समुद्री डाकू या लुटेरा उन पर हमला करता था व्यापारियों पर, तो ये उन शासक जो होते थे उन्हें बचाते थे लुटेरों से। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे, जिन्होंने जो सबसे फेमस हुए थे सिल्क रूट को नियंत्रण करने में। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत में इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता है। तो ये सिल्क रूट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उन पर किनका था? कुषाण थे जो प्रसिद्ध, उनका ज़्यादा नियंत्रण था। तो ये हम छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसमें कुछ जो भी यूज़फुल वर्ड्स होते हैं, जैसे लोहा, इसके बारे में हमें पता चला। सिंचाई के बारे में, संगम के बारे में, पतन क्या होता है वो देखा हमने। श्रेणी क्या है? जो श्रेणियों में बटे हुए थे लोग, व्यापारी, रेशम मार्ग के बारे में पढ़ लिया। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामी को, जो तमिल में 3 तरह के लोग होते थे, उन्हें सबसे बड़े जो भूस्वामी थे उन्हें क्या कहा जाता था? वे लला कहा जाता था। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय डैश द्वारा खेती की जाती थी? दास या मजदूरों द्वारा। हमने पढ़ा था ग्राम भोजक कौन होते थे? जो अमीर होते थे, जिनका दबदबा होता था। तो मजदूरों द्वारा या दासों द्वारा उनकी जमीन पर खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहे को क्या बोलते थे? उनवार हलवाहे को। और अधिकांश गृहपति क्या होते थे? डैश भूस्वामी होते थे। स्वतंत्र और छोटे, जो गृहपति हमने देखा था, जो छोटे किसान होते थे उन्हें कहा जाता था। तो वो क्या होते थे? स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। कल की वीडियो में हम अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।